हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। देखिए, जैसा आप सभी जानते हैं कि भारतीय न्याय संहिता 2023 का सेक्शन फर्स्ट का वीडियो हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें आपके आईपीसी के 1 से 5 तक के सेक्शंस को इंक्लूड किया गया था। बट आज वीडियो में जो हम आपको कराने वाले हैं वो भारतीय न्याय संहिता 2023 का सेक्शन 2 कराएंगे, जिसमें कि डेफिनेशन क्लॉज दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए, इस सेक्शन 2 है उसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो 38 वर्डों को जो है डिफाइन किया गया। यहाँ पर वर्ड कितने हैं? वर्ड है 38, ठीक है। बट अगर पॉइंट ओ के अकॉर्डिंग देखें तो 39 यहाँ पर आपके जो है क्लॉजेस दिए हुए हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। और साथ साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि हमारे भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत यह जो डेफिनेशन वाला क्लॉज था, ये 1 by 1 सेक्शन के अंतर्गत दिया हुआ था। यानी कि सेक्शन 8 से स्टार्ट होकर सेक्शन 52A तक जो है डेफिनेशन दी हुई थी वर्डिंग की। साथ ही साथ हम यहाँ पर आपको यह भी बताते चलेंगे कि यह जो चीज़ें आप बीएनएस में यहाँ पर पढ़ रहे हैं आईपीसी के किस सेक्शन में थे। तो इसीलिए देखिए, मैं पहले भी जब सेक्शन फर्स्ट कराया था तो भी मैंने आप लोगों को ये बात बताई थी कि अब बीएनएस को टारगेट बना करके आप आईपीसी के सेक्शंस वहीं पर इंक्लूड कर लें, क्योंकि अपकमिंग एग्जाम्स में देखिए दोनों ही सब्जेक्ट्स आपके आ रहे हैं, ठीक है। यानी कि आईपीसी भी आ रहा है, बीएनएस भी आ रहा है। तो वहाँ पर अब दोनों को तो नहीं एक साथ पढ़ सकते हैं, बट जहाँ पर आपके बीएनएस के सेक्शंस के पास आप आईपीसी के सेक्शंस लिख लें। और जहाँ पर मतलब अगर सज़ा में वैसे मोस्टली जो बीच वाले पोर्शंस की सज़ा होती है वो तो नहीं आती, बट जो हमारे मेजर प्रॉपर्टी और बॉडी के अगेंस्ट जो ऑफेंसेस हैं उनमें से सज़ा ज़्यादा पुटअप करते हैं। तो वहाँ पर आप जो है सज़ा भी लिख लें कि पहले इसमें क्या सज़ा थी और अब क्या सज़ा कर दी गई है। 2(1) के अंतर्गत जो है एक्ट शब्द को यहाँ पर डिफाइन किया गया था। एक्ट शब्द को अगर हम यहाँ पर बात करें भारतीय न्याय संहिता की, तो उसके 2(1) में एक्ट शब्द को डिफाइन किया गया। और भारतीय दंड संहिता के सेक्शन 33 में जो है यहाँ पर एक्ट शब्द को परिभाषित किया गया था। क्योंकि यहाँ पर भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत जो डेफिनेशन क्लॉज रखा गया है वो अल्फाबेटिकल तरीके से यहाँ पर रखा गया है, ठीक है। कैसे रखा गया है? अल्फाबेटिकल तरीके से रखा गया है, ठीक है। जैसे यहाँ पर A फॉर एक्ट होता है तो इसको जो है आपका 1 पर ही इंक्लूड कर दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि कार्यों की आवली का उसी प्रकार द्योतक है जिस प्रकार एक कार्य का। कहने का मतलब क्या है कि जहाँ पर भी बीएनएस के अंदर कार्य वर्ड आएगा तो वहाँ पर उस कार्य के अंतर्गत एक कार्य से मतलब भी होगा, और किसी अपराध को करने के पीछे जितने भी कार्य किए होंगे, कार्यों की जो सीरीज होगी वो भी कार्य शब्द के अंतर्गत शामिल कर दी जाएगी। यानी कि ऐसा नहीं कि कार्यों शब्द यूज होगा, वर्ड क्या यूज होगा? कार्य, जिसका मतलब एक कार्य हो या कार्यों की यानी कि एक्टों की कोई सीरीज हो। नेक्स्ट है 2 के अंदर दिया हुआ है एनिमल, जीव जंतु, जिसको कि आपके आईपीसी के सेक्शन 47 के अंतर्गत डिफाइन किया गया था, ठीक है। जीव जंतु से मतलब है मानव से भिन्न कोई जीवित प्राणी, यानी कि कोई अदर क्रिएचर जो कि मनुष्य नहीं है, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, अब जो शिशु वर्ड है 3 के अंतर्गत, यह भारतीय न्याय संहिता में न्यू ऐड किया गया है। तो जो चीज़ें आपके न्यू ऐड की गई हैं उनके बारे में भी हम बताते चलेंगे। तो शिशु यानी कि चाइल्ड शब्द को 2-3 के अंदर डिफाइन किया गया है। और यहाँ पर अब जहाँ भी हमारे बीएनएस में शिशु शब्द आएगा तो उसका मतलब ये होगा कि 18 वर्ष से कम एज के बच्चे के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा सेक्शन 4 यानी कि 2 का क्लॉज 4, जो बात करता है काउंटरफीट की। काउंटरफीट और मतलब सेक्शन 28 आईपीसी के सेक्शन 28 में जो है काउंटरफीट को डिफाइन किया गया था। और 2(4)C का मतलब इसीलिए इसको 2(4) में डिफाइन किया गया है। तो कोट करने से इनका मतलब है कि जब कोई पर्सन एक चीज को दूसरी चीज का सादृश्य इस आशय से करता है कि वह उस सादृश्य से प्रवंचना करे। कहने का मतलब है कि ये जो सेक्शन है मोस्टली जो सिक्के होते हैं, करेंसी नोट होते हैं, स्टाम्प वगैरह होती हैं, इस प्रकार की जो चीज़ें होती हैं जिनको जो नकली हम तैयार करते हैं कि जैसी दूसरी, तो उनको काउंटरफीट कहा जाता है। जैसे उन्होंने लिखा भी है, एक चीज़ को दूसरी के सादृश्य, यानी कि पहले से ही इस प्रकार की कोई वस्तु जो है अस्तित्व में है, आप उसी के जैसी दूसरी चीज़ बना रहे हो। किस लिए बना रहे हो? मेन चीज़ यहाँ पर यह है, इस इंटेंशन से कर रहे हो कि इस प्रकार की चीज़ बनाकर आप या तो प्रवंचना करें, धोखा दे किसी व्यक्ति को, या आपको यह नॉलेज है। यहाँ पर देखिए दोनों चीज़ें इंक्लूड कर ली हैं। या तो आप इस इंटेंशन से कर रहे हो कि सामने वाले को प्रवंचना हो, या आपको यह ज्ञान है कि अगर आप इस प्रकार का काम करेंगे तो सामने वाले को प्रवंचना हो जाएगी। तो यह जो है कूटकर्ण कहा जाता है।
अब यहाँ पर आता है इसका एक्सप्लेनेशन। देखिए, पहला जो स्पष्टीकरण है ये इसका इंपॉर्टेंट है कि क्या कूटकरण के लिए ज़रूरी है कि जिस चीज़ की आप नकल कर रहे हो आप हूबहू उसी की जैसी बनाओ, थोड़ा बहुत डिफरेंट हो सकता है। तो यहाँ पर वही कह रहे हैं कि कूटकरण के लिए ज़रूरी नहीं है कि नकल ठीक वैसी ही हो, थोड़ा बहुत अगर अंतर भी होगा तो भी वो कूटकरण की कैटेगरी में ही माना जाएगा। सेकेंड स्पष्टीकरण इसका ये कहना चाहता है कि अगर कोई व्यक्ति एक चीज़ को दूसरी के जैसे बना रहा है तो वहाँ पर यह प्रिजम्पशन की जाएगी कि उसने जो है व्यक्तियों को धोखा देने के इंटेंशन से यह काम किया है, या फिर वो जानता था कि इससे लोगों को प्रवंचना होगी, जब तक कि वो इसके प्रतिकूल साबित नहीं कर देता है कि इस प्रकार की चीज़ बनाने का उसका ऐसा कोई पर्पज़ नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है कोर्ट यानी कि न्यायालय। और न्यायालय शब्द की अगर हम बात करें तो आईपीसी के सेक्शन 20 के अंदर डिफाइन किया गया था। कहाँ किया गया था? सेक्शन 20 और 25 जो है बीएनएस। तो देखिए, न्यायालय, कोर्ट शब्द क्या होता है? क्या कोर्ट किसी प्रकार के हम भवन को कहते हैं या किसी रूम को हम कोर्ट कहेंगे? आइए देखते हैं सेक्शन में, इस क्लॉज में क्या डेफिनेशन दी हुई है। ये कह रहे हैं कि न्यायाधीश जिसे न्यायिक कार्य करने के लिए विधि द्वारा अकेले सशक्त किया गया। सबसे पहले आपको वर्डों पर ध्यान देना है। वो व्यक्ति जो न्यायाधीश है और वो उसको जुडिशियल वर्क करने के लिए लॉ द्वारा एम्पावर्ड किया गया है, या तो अकेले किया गया है या एक बॉडी के रूप में, जैसे कि 2, 3, 5 जजेस की पीठ बैठ जाती है। न्यायाधीश निकाय के रूप में एम्पावर्ड किया गया है न्यायिक कार्य करने के लिए। तो जबकि वो न्यायाधीश या न्यायाधीश निकाय न्यायिक कार्य कर रहा हो तो वो न्यायालय कहलाएगा। तो सीधा सफर नया कहने का क्या है कि जब कोई ऐसा व्यक्ति जो न्यायाधीश है और उसे लॉ ने एम्पावर्ड किया है और वो जब जुडिशियल वर्क कर रहा हो, तो जहाँ पर वो जुडिशियल वर्क कर रहा है यानी कि जब वो न्यायाधीश या न्यायाधीशों का निकाय जिसे लॉ ने एम्पावर्ड किया है अगर न्यायिक कार्य कर रहे होंगे तो जहाँ भी वो करेंगे वो कोर्ट कहलाएगा। जैसे बाबा राम रहीम के केस में हियरिंग जेल के अंदर हुई थी तो वहीं पर क्या है, वहीं पर कोर्ट रूम हो गया। सेक्शन 130 कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है कि भारत का सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर है, उसकी सीट आपके दिल्ली, न्यू दिल्ली में है। बट वहाँ पर आपका है क्या कि अगर मानो सुप्रीम कोर्ट के जजेस कहीं दूसरी जगह पर बैठकर जुडिशियल वर्क करें तो वो जगह भी सुप्रीम कोर्ट कहलाई जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है 26 में आपका डेथ, जो कि 46 के अंतर्गत भी आता है। डेथ का मतलब होता है मनुष्य की मृत्यु। मृत्यु से जब तक कि संदर्भ से प्रतिकूल प्रतीत न हो मानव की मृत्यु अभिप्रेत है। यानी कि जहां भी बीएनएस के अंदर आपको डेथ वर्ड इंक्लूड मिलेगा उसका मतलब होगा कि मनुष्य की मृत्यु। नेक्स्ट आता है 7 आता है बेईमानी, डिसऑनेस्टली, जिसको 24 आईपीसी के अंदर डिफाइन किया गया था। देखिए, इंटेंशन के लिए यहाँ मतलब बेईमानी, डिसऑनेस्टली के लिए इंटेंशन ज़रूरी है। ये सीधे बात कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति कोई काम इस इंटेंशन से करता है कि एक को तो हानि हो और दूसरे को लाभ हो, तो ऐसी कंडीशन में वो बेईमानी से करता है। मतलब बीएनएस के अंदर जहां भी आपको जिस भी सेक्शन में बेईमानी वर्ड मिलेगा उससे आप ये समझ जाना कि सामने वाला व्यक्ति अपने आप को किसी अदर पर्सन को लाभ पहुंचाने के लिए और किसी को हानि पहुंचाने के लिए इस काम को कर रहा है। जैसे 303 चोरी के अंतर्गत हम बेईमानी वर्ड मिलेगा। तो बेईमानी में क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति किसी की अब्सेंस में उसकी अंगूठी चुरा कर ले जा रहा है तो जो चुरा कर ले गया उसको तो अभिलाभ हो गया और जिसकी चुर गई उसको हानि हो गई। तो वो काम उसने कैसे किया था? बेईमानी से किया था। नेक्स्ट है 28 यहाँ मतलब आपका 29। ठीक है, 29 में आता है डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पर मेनली देखिए वही चीज़ें हैं कि यहाँ पर सबसे पहले बात आती है सब्जेक्ट की, यानी कि ऐसा कोई विषय जिसको किसी पदार्थ सब्सटेंस पर, यानी कि जिस विषय को साक्ष्य के रूप में यूज़ किया जा रहा है वो किसी आपराधिक कार्रवाई में साक्ष्य के रूप में यूज़ होने योग्य है, चाहे वो विषय जो है वो सब जो मैटर है वो किसी पदार्थ पर, पदार्थ मतलब कोई पेड़ हो सकता है, पत्थर हो सकते हैं, ज़मीन हो सकती है, दीवार हो सकती है, उस पर या तो आप अक्षर के थ्रू कोई चीज़ लिख रहे हो या अंकों से लिख रहे हो या चिन्हों के साधन द्वारा लिख रहे हो। कहने का मतलब है कि उनमें से या जैसे कि अक्षर या अंक है, एक साधन के द्वारा उस चीज़ को लिख रहे हो या फिर एक से अधिक के द्वारा लिख रहे हो। और इसमें जो आपका इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड भी शामिल किया जाएगा। और उसको मेन पर्पस क्या है, उस इन चीज़ों का उस विषय का साक्ष्य के रूप में यूज़ किया जाना। ठीक है, ये लिस्टेशन आप यहाँ से पढ़ लेना। देखिए नेक्स्ट हमारा आता है 210 जो बात करता है लिंग की। ठीक है, यहाँ पर ये लिंग जेंडर वर्ड जो है ये 8 सेक्शन 8 जैसे मैंने कहा 8 से डेफिनेशन क्लॉज थ्रू था, 8 से धारा 8 में दिया हुआ था आईपीसी के में, और यहाँ 210 के अंतर्गत जो है
जेंडर शब्द को डिफाइन किया गया है। देखिए जेंडर का मतलब यहाँ पर एक चीज़ इसमें न्यू ऐड की गई है, ट्रांसजेंडर, उभयलिंगी। बाकी सारी चीज़ें सेम है, यानी कि जहाँ पर भी आपका बीएनएस के अंदर वह शब्द यूज़ होगा या फिर ही शब्द यूज़ होगा, ही शब्द यूज़ होगा या फिर वह शब्द यूज़ होगा, तो इसका मतलब क्या होगा यहाँ पर कि यह शब्द किसी पुरुष के लिए भी यूज़ हो सकता है, किसी महिला के लिए भी यूज़ हो सकता है, किसी ट्रांसजेंडर के लिए भी यूज़ हो सकता है। यानी कि ही शब्द का मतलब, अगर मानो हमारे बीएनएस में कहीं ही शब्द आ गया तो उसका मतलब यह नहीं कि केवल किसी पुरुष को इंडिकेटेड कर रहा है, नहीं, वो महिला भी उसमें शामिल हो सकती है और कोई उभयलिंगी ट्रांसजेंडर भी उसमें शामिल हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा, आने वाले प्री एग्जाम्स के लिए ज़रूरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया कि ट्रांसजेंडर का मीनिंग क्या होगा, तो ये उभयलिंगी व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 2 के खंड 10 में जो दिया हुआ है वही उभयलिंगी का मतलब होगा। नेक्स्ट आता है हमारा सद्भावपूर्वक गुड फेथ, जो कि 211 में दिया हुआ है, और अगर हम आईपीसी की बात करें तो सेक्शन 52 में भी इसको बताया गया है। सद्भावपूर्वक का मतलब क्या होता है, मतलब यहाँ पर सद्भावपूर्वक गुड फेथ की जो परिभाषा है वो आपके नेगेटिव वे में दी हुई है। इनके कहने का मतलब है कि कोई बात सद्भावपूर्वक की गई या विश्वास की गई नहीं कही जाती। कब नहीं कही जाएगी, कि किसी व्यक्ति ने उस बात को कहते समय ना तो सम्यक सतर्कता बरती और ना ही उसने ध्यान दिया। ठीक है, अब अगर हम पॉजिटिव वे में देखें तो यहाँ सिंपल सी बात, अगर कोई व्यक्ति किसी बात को करते समय इस विश्वास में है कि वो सम्यक सतर्कता और ध्यान के साथ उसको कर रहा है, या फिर वो या तो कर रहा है सम्यक सतर्कता और ध्यान से, या फिर उसे विश्वास है कि मैं इस काम को अगर कर रहा हूँ तो मैं पूरी सतर्कता और ध्यान के साथ कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो सद्भावनापूर्वक कहा जाएगा। बशर्ते ऐसा काम करते समय अगर कोई इंसिडेंट हो जाता है तो फिर भी क्राइम नहीं होगा। यहाँ पर चैप्टर 3 में जनरल एक्सेप्शन में आपने चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है 212, यानी कि गवर्नमेंट में केंद्र और राज्य सरकार दोनों शामिल होंगी, और यहाँ सेक्शन 17 जो है आईपीसी में इसको डिफाइन किया गया था। नेक्स्ट शुरू करते हैं हमारा सेक्शन 13, जो बात करता है हार्बर संश्रय की। ये तो आप लोग जानते हैं 52A बाद में ऐड हुआ था आईपीसी के अंदर, मेन में नहीं था। ठीक है, अब यहाँ पर संश्रय के अंतर्गत ये मेनली चीज़ें तो आप लोग जानते ही हैं कि किसी व्यक्ति को आश्रय देना, भोजन देना, पेय यानी कि ड्रिंक, धन, वस्त्र, आयुध, गोला बारूद या वाहन के साधन देना, या किन्हीं साधनों से, चाहे वे ऊपर दिए हुए प्रकारों में से ही हो या अन्य किसी भी तरीके से हो, पकड़े जाने से बचाने के लिए अगर उसको सहायता प्रदान कर रहे हैं। कहने का मतलब क्या है इनका, कि ऊपर वाली चीज़ें तो आप समझ ही जाएंगे, नीचे वाली लाइन पर ध्यान दीजिएगा कि प्रत्येक वो साधन जो अपराधी को अपराध से बचाने में हेल्प करेगा वो संश्रय की कैटेगरी में माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 14 क्षति, जो कि 44 आईपीसी के अंतर्गत दिया हुआ था, यानी कि इंजरी वर्ड के अंतर्गत आपका शामिल होंगी किसी व्यक्ति के शरीर की, मन की, ख्याति की या संपत्ति की। ये सारी क्षति शब्द के अंतर्गत इनमें से किसी भी प्रकार की क्षति है जो कि आ सकती है। नेक्स्ट है 15 to 15 अवैध, यानी कि 43 आईपीसी के अंदर दिया हुआ था अवैध शब्द। अब यहाँ पर आपके लिए दो चीज़ें, एक तो अवैध, अवैध क्या होता है, जिस काम को करने के लिए हम बाउंड है उसको हम नहीं कर रहे तो हम अवैध कर रहे हैं। करने के लिए वैध रूप से आबद्ध, अब किसी काम को करने के लिए हम वैध रूप से आबद्ध है बट उसको हम नहीं कर रहे, उसका लोप कर दिया, तो वो भी आपका अवैध ही माना जाएगा। दूसरा, आपको यहाँ ये चीज़ याद रखने वाले कि अवैध शब्द से क्या क्या इस्तेमाल हो सकता है। देखिए, अवैध शब्द उस हर बात को लागू होगा जो या तो अपराध है, कोई भी ऐसा एक्ट जो अपराध है वो अवैध होगा, कोई भी ऐसा काम जो विधि द्वारा प्रोहिबिट है, निषिद्ध है, वो अपराध होगा, कोई भी ऐसी बात जो सिविल कार्यवाही के लिए आधार उत्पन्न करती हो वो भी क्या होगी, अवैध मानी जाएगी। ठीक है, तीनों जो है प्री में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कभी कभी ये बहुत आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अवैध होगा, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। और दूसरी, कोई व्यक्ति उस बात को करने के लिए वैध रूप से आबद्ध है, कब कहा जाएगा, जब वो उसका लोप करता है, जो बात मैंने भी आपको बताई थी। तो नेक्स्ट है 25 के अंतर्गत हमने जो है पढ़ा था न्यायालय, और 217 में हमारा आ गया है न्यायाधीश। न्यायाधीश शब्द हम पढ़ते थे 19 आईपीसी के अंदर। ठीक, अब न्यायाधीश कौन है, सीधी सी भाई यहाँ पर मेनली आप इतना ध्यान रख लो, वो पर्सन जो किसी भी लीगल प्रोसीडिंग में, चाहे वो सिविल हो चाहे वो दांडिक हो, कोई जजमेंट देता है और वो उसका जजमेंट या तो अंतिम हो, या अगर उसके विरुद्ध अपील नहीं हो तो अंतिम हो जाए, अगर उसके विरुद्ध कोई अपील हो तो जो मतलब सुपीरियर अधिकारी होगा, न्यायालय होगा, उसके द्वारा उसको अगर पुष्ट कर दिया जाए, तो ये एक तरीके से अगर हम कहें तो वो व्यक्ति जिसको लॉ के द्वारा एम्पावर्ड किया गया है
किसी विधिक कार्यवाही में सिविल या दंडिक निर्णय देने के लिए। तो ये बात आप यहाँ ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम 17 जो बात करता है जीवन की, यानी कि लाइफ। और 45 आईपीसी के अंदर जो है लाइफ शब्द को डिफाइन किया गया था। आईपीसी में कहाँ किया गया था? 45 में। और यहाँ पर लाइफ शब्द को, जीवन शब्द को 217 में डिफाइन किया गया है। जीवन से मतलब है इनका किसी मनुष्य का जीवन, ह्यूमन लाइफ, यानी कि यहाँ बीएनएस में जब भी हम जीवन शब्द पढ़ेंगे तो उसमें हम मनुष्य के जीवन को शामिल करेंगे, ना कि किसी एनिमल के जीवन को, जीव जंतु के जीवन को, ठीक है। नेक्स्ट आता है 218 जो बात करता है स्थानीय विधि की। और 42 धारा 42 आईपीसी के अंदर जो है स्थानीय विधि को इंक्लूड किया गया था। स्थानीय विधि का मतलब होता है जो भारतीय किसी विशिष्ट भाग को लागू होती है, जैसे कि हमारे लोकल लॉज होते हैं स्टेट के अलग अलग, वो स्थानीय विधियों की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट 219 पुरुष से किसी भी आयु का पुरुष जो है अभिप्रेत हो सकता है। सेक्शन 10 में पुरुष और महिला एक जगह दिए हुए थे, बट यहाँ पर ये आपका मैन के अकॉर्डिंग आ रहा है और वो डब्ल्यू के अकॉर्डिंग वुमेन आ रही है, तो वो आपका लास्ट में कर दी गई है अलग अलग, ठीक। यहाँ पर 20 में आपको एक चीज़ याद रखनी है, इस बार हो सकता है आपसे प्री में पोटअप कर ले, ये भी यहाँ पर न्यू चीज़ ऐड हुई है। पहले ये ब्रिटिश कैलेंडर था, अब इसको यहाँ पर ग्रीगोरियन कैलेंडर की जगह यूज़ कर लिया है, ठीक है। ये वर्ड आपको यहाँ पर फोकस दीजिएगा 220 के अंतर्गत, जो कि हमारे आईपीसी में सेक्शन 49 में था। बट हर सेक्शन कंपैरिजन दोनों का ज़रूरी नहीं है, जो ज़रूरी है वो हम आपको बता देंगे, ठीक है। नेक्स्ट 2221 यानी कि धारा 2 का क्लॉज 21 जो आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी की बात करता है। सेक्शन 22 यहाँ पर ज़्यादा याद करने का वो नहीं है, यहाँ सेक्शन 22 आईपीसी के अंदर दिया हुआ था। देखिए चल संपत्ति क्या है, जिनके कहने का मतलब है कि वो चीज़ जो भूमि है, यानी कि चल संपत्ति के अंतर्गत भूमि और वे चीज़ें, तो हमारी ज़मीन और वो चीज़ जो है तो भूबद्ध है या भूमि से स्थायी रूप से जकड़ी हुई हैं, उनको छोड़कर सभी संपत्तियां जो हैं चल संपत्ति की कैटेगरी में आएंगी। तो यहाँ पर उन्होंने इस चीज़ को बड़ा वाइड कर दिया है, विस्तृत कर दिया। अब यहाँ पर क्या क्या चीज़ें शामिल कर सकते हो वो तो समय समय पर राइटर्स के अकॉर्डिंग और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर इंक्लूड की जाएंगी। नेक्स्ट हो जाता है हमारा 22 वचन नंबर। तो यहाँ पर सेक्शन 9 के अंतर्गत जो है वचन आईपीसी में दिया हुआ था। इनके कहने का मतलब क्या है कि वचन शब्द से क्या होगा, जब तक कि कोई उसका अपोजिट, इसका मीनिंग अगर प्रतीत नहीं होता है, तो अगर कोई वर्ड ऐसा है कि वो हमको एक वचन लग रहा है तो उसके अंतर्गत बहुवचन को भी शामिल कर सकते हैं, और अगर कोई वर्ड बहुवचन है तो हम उसके अंतर्गत एक वचन शब्द को भी शामिल कर सकते हैं, यानी कि दोनों में हम दोनों को शामिल कर सकते हैं। ऐसी बात इन्होंने यहाँ पर कही है। जैसे 2A के अंतर्गत जो है 1 के अंतर्गत जो एक्ट शब्द आया था जिसमें उन्होंने कार्य कहा था, तो पूरे बीएनएस में हमें कार्य शब्द मिलेगा, तो वहाँ पर एक कार्य भी आ सकता है, कार्यों की सीरीज भी आ सकते हैं, तो वो एक वचन वर्ड है बट वो बहुवचन शब्दों को भी अपने अंदर शामिल कर रहा है। नेक्स्ट 23 सफ़ात इतना ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट 24 अपराध, यहाँ फिलहाल आप इतना याद रख लीजिए कि अपराध जो है 224 में दिया हुआ है, जो कि 40 आईपीसी के अंतर्गत आता था। नेक्स्ट 225 लोप। लोप के अंतर्गत वैसे जैसे आपने एक्ट में देखा था, ये भी आपका 33 के अंतर्गत ही है, कार्य और ओमिशन दोनों 33 में ही थे। तो जैसे कार्य के अंतर्गत कार्य भी एक कार्यों की सीरीज दी हुई है, वैसे लोप शब्द के अंतर्गत लोप या फिर बहुत किसी भी काम के पीछे बहुत सारे ओमिशन आपने किए जब जाकर वो अपराध हो। मानो किसी व्यक्ति को भोजन देने की जो है लाइबिलिटी थी, बट उसे लगातार 1-2 महीने तक भूखा रखा, तो अपनी ड्यूटी का उसने ओमिशन किया है लगातार इतने दिन तक, तो वो भी लोप शब्द की कैटेगरी में आएगा। नेक्स्ट आता है व्यक्ति 26 के अंतर्गत, जो कि सेक्शन 11 के अंतर्गत आता था आईपीसी में। यहाँ पर जहाँ पर पर्सन वर्ड यूज़ होगा उसके अंतर्गत क्या आपका नेचुरल पर्सन ही नहीं होगा, बल्कि कोई भी निगम, कंपनी, संगम, व्यक्तियों का निकाय, चाहे वो रजिस्टर्ड हो या ना हो, सब यहाँ पर जो है शामिल किए जाएंगे आपका। और अगर यहाँ देखा जाए तो ये आपका जो है जो लीगल पर्सन्स होते हैं उनको यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट 27 लोक पब्लिक, यानी कि सेक्शन 12 आईपीसी के अंतर्गत ये शामिल होता था। लोक वर्ड जहाँ भी हमें मिलेगा उसके अंतर्गत या तो हम किसी वर्ग को शामिल कर सकते हैं या फिर किसी समुदाय को शामिल कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है लोक सर्वेंट 28 के अंतर्गत। 21 ये तो सभी को याद होगा, आईपीसी के अंतर्गत आता था। और यहाँ पर आपको ध्यान रखने हैं कि सेना, नौसेना, वायुसेना के आयुक्त अधिकारी, न्यायाधीश, ठीक है, उसके बाद न्यायालय के प्रत्येक अधिकारी, लोक सेवक की हेल्प करने वाले, पंचायत असेसर या पंचायत के सदस्य जो है जो मध्यस्थ हो गए, ठीक है, ऐसे व्यक्ति जो किसी व्यक्ति को परोध करने की पावर रखते हों,
ठीक, किसी व्यक्ति को अपराधों की सूचना दे, न्याय के लिए उनको उपस्थित करे। ये इस प्रकार के जो पर्सन है, किसी की तरफ से प्रॉपर्टी को, सरकार की तरफ से प्रॉपर्टी को मतलब गेट करने के लिए अथोराइज्ड हो, ये जो पर्सन है यहाँ पर सरकार की तरफ से जो है वेतन पाते हो, पारिश्रमिक पाते हो, ये सारे जो व्यक्ति हैं ये यहाँ पर लोक सेवक की कैटेगरी में इंक्लूड होंगे। लोक सेवक है, ध्यान के लिए, पब्लिक सर्वेंट, सरकार का सेवक वर्ड यूज नहीं है। और सरकार का सेवक वर्ड को जो है हमारे बीएनएस से हटा दिया गया है। आईपीसी के अंदर सरकार का सेवक शब्द जो है शामिल था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है 29, विश्वास करने का कारण। 26 आईपीसी के अंदर जो था, आईपीसी 26 में जो है विश्वास करने का कारण आपका दिया हुआ था। विश्वास करने का कारण कब माना जाएगा? कोई व्यक्ति किसी बात का विश्वास करने का कारण रखता है, ये जब माना जाएगा जब वह उस बात पर विश्वास रखने के लिए पर्याप्त कारण रखता हो, अदरवाइज नहीं। कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं कि मानो अगर मैंने कोई बात कह दी तो उस पर मुझे पक्का विश्वास होना चाहिए। जैसे अगर कोई पुलिस अधिकारी किसी एक्यूज्ड को अरेस्ट करता है तो उसके पास ये विश्वास रखने का रीज़न होना चाहिए कि इसने कोई ना कोई अपराध किया है। तो अगर आप कोई बात कह रहे हैं तो आपके पास उस बात को कहने का पर्याप्त रीज़न होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट 230 के अंतर्गत जो है यहाँ पर आपका विशेष विधि स्पेशल लॉ को इंक्लूड किया गया है। आईपीसी 41 में आता था। ये विशेष विधि होती हैं जो किसी विशिष्ट विषय को लागू होती हैं। जैसे कि अगर हम कहें पोक्सो एक्ट हो गया, SC/ST एक्ट हो गया आपका, जो पार्टिकुलर किसी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट के बारे में जो है आते हैं। ठीक, नेक्स्ट है मूल्य, जैसे NDPS एक्ट होगा, ये कुछ ऐसे एक्ट हैं जो किसी स्पेशल सब्जेक्ट मैटर को ही लागू होते हैं। नेक्स्ट है आपका मूल्यवान प्रतिभूति 31, और यहाँ पर देखिए जो है हमारे आईपीसी में सेक्शन 30 में थे ये। और इतना ध्यान रखिएगा, प्रत्येक वो दस्तावेज यहाँ पर जो मूल्यवान प्रतिभूति है उसके अंतर्गत डॉक्यूमेंट्स को शामिल किया जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि प्रत्येक वो डॉक्यूमेंट जो किसी प्रकार का अधिकार दे रहा है या किसी अधिकार को छीन रहा है, वो डॉक्यूमेंट जो है वैल्यूएबल सिक्योरिटी की कैटेगरी में माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे यहाँ पर 31 तक हो गया। 32 में आता है वेजल जलियान। 48 पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान रखिएगा, अभी आईपीसी का यहाँ पर सेक्शन है। जलियान से मतलब है कोई ऐसी चीज़ जिसको मनुष्य अपनी प्रॉपर्टी को जल के माध्यम से लाने ले जाने के लिए अगर उसने वो चीज़ बनाई है, वेजल। ठीक है, नेक्स्ट है 33 स्वेच्छा वॉलंटरीली, जो कि आईपीसी के सेक्शन 39 में ये पढ़ने के लिए मिलता था और ये इंपॉर्टेंट भी है। स्वेच्छा का मतलब होता है कि मुझे पता है कि इस काम से क्या परिणाम हो सकते हैं, ये जानते हुए भी अगर मैं उस काम को मैंने किया है, ठीक है, तो क्या कहा जाएगा कि वो काम को करने की मेरी इच्छा थी। ठीक, अगर मैं रात में किसी व्यक्ति के घर गई और वहाँ पर जो है अगर हम लूट कारित करते हैं, मानो कोई व्यक्ति जो है ए नामक बी के घर में घुसा और यहाँ पर ये लूट कारित करने गया, तो सिंपल सी बात है ये जानता है और इसके बाद इसने बी के कमरे में आग लगा दी, तो ये व्यक्ति जानता है, इसको इस बात के परिणाम की जानकारी है कि आग लगाने से संपत्ति नष्ट होगी, बी की मृत्यु होगी। तो इसका मतलब बेशक इसने किसी भी पर उसे चाहे बी को मारने की उसकी इंटेंशन रही हो या नहीं रही हो, बट वो इस चीज़ को जानता था कि इस काम से बी की डेथ हो सकती है। तो यहाँ पर यह माना जाएगा कि उसने अपने काम को आसान बनाने के लिए ही तो ये किया था, तो माना जाएगा कि इन्हें स्वेच्छा उस काम को किया है। नेक्स्ट आता है 34 वशियत विल। 31 आईपीसी में दिया हुआ था। ठीक है, वशियत से जो वशियती डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनसे मतलब होता है। महिला, जो कि सेक्शन 10 हमने अभी जो है पुरुष शब्द जो है हमने पढ़ा था पीछे, कौन से सेक्शन में पढ़ा था पुरुष शब्द हमने, तो व्यक्ति शब्द जो पुरुष शब्द हमने पढ़ा था 19 के अंतर्गत, और यहाँ पर महिला है 35 के अंतर्गत। तो महिला से भी किसी भी एज की नारी का मतलब है, अगर कोई 2 महीने की कोई बालिका होगी उसके लिए भी नारी यूज़ जो महिला यूज़ है यहाँ पर बीएनएस के अंदर किया जा सकता है। नेक्स्ट है सदोष अभिलाप 36। सदोष अभिलाप का मतलब होता है कि अगर कोई व्यक्ति विधि विरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी प्रॉपर्टी से प्रॉफिट ले रहा है जो उसकी खुद की नहीं है, भाई वो संपत्ति मेरी नहीं है, तो मैंने इलीगल जो है मीन्स विधि विरुद्ध साधनों से उससे मैंने प्रॉफिट लिया है, तो जो प्रॉफिट प्राप्त करने वाला व्यक्ति है वो क्या कहा जाएगा, यह कहा जाएगा उसने सदोष अभिलाप प्राप्त। सदोष मतलब गलत तरीके से उसने लाभ प्राप्त किया है। 37 कहता है सदोष हानि, तो विधि विरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी संपत्ति की हानि अभिप्रेत है जिससे हानि उठाने वाला व्यक्ति वैध रूप से हकदार न हो। ठीक है, इनके कहने का मतलब क्या है, जिसकी हानि उठाने वाला व्यक्ति वैध रूप से हकदार है। सदोष हानि जब कहा जाएगा कि जो व्यक्ति उस प्रॉपर्टी पर
वैध रूप से हकदार है लाभ उठाने के लिए, बट उसको क्या हो रही है, हानि हो रही है, तो कहा जाएगा कि उसको वो सदोष हानि हुई है। नेक्स्ट यहाँ पर सेक्शन 2 के क्लॉज 38 के अंतर्गत सदोष अभिलाभ प्राप्त करना और सदोष हानि उठाने के बारे में जो है बात कही गई है। और नेक्स्ट हमारा लास्ट वर्ड है 39, जिसमें यह कहा गया है कि भाई 38 वर्डों को तो हमने डिफाइन कर दिया, अब उसके बाद अगर कोई ऐसा शब्द है जो छूट गया है और वो बीएनएस में आता है और आपको उसका मतलब समझ नहीं आता और उसका मीनिंग जो है वो या तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत दिया हुआ है या फिर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत दिया हुआ है, तो आप उस वर्ड का मीनिंग वही निकालेंगे जो इन दोनों अधिनियमों के अंतर्गत दिया हुआ है। देखिए सूचना प्रौद्योगिकी को क्यों शामिल किया जाए, क्योंकि जो भी इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल वर्ड यहाँ पर आएंगे उनका मीनिंग यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, बट उनका क्या हम अर्थ निकालेंगे जो कि हमारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंतर्गत जो है दिया हुआ होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारे BNS के सेक्शन 2 के अंतर्गत 39 वर्डों को, 39 वर्ड तो 38 ही हैं, 39 क्लोजों को जो है यहाँ पर डिफाइन कर दिया गया है। उसके बाद यदि आप चाहते हैं कि आपको सेक्शन 3 से जनरल एक्सप्लेनेशन, साधारण स्पष्टीकरण की वीडियोस आपको मिले, तो वो वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगा यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।